कहानी की शुरुआत में हमें सातू हारुतो नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि जंगल में एक बीटल को पकड़ रहा होता है। पर तभी उसके सामने एक बूढ़ा आदमी और एक लड़की आ जाती है जिन्हें देख के ये काफी हैरान हो जाता है। तभी वो लड़की सातू से उसका नाम पूछती है। वो अपना नाम बता देता है। ये लड़की फिर से अपना नाम बताती है। इसका नाम हिमेनो का आना होता है। हिमे सातू को कहती है कि जो कुछ भी अभी तुमने देखा प्लीज इस बारे में किसी को भी नहीं बताना। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारी जरूर से दोस्त बनूंगी। इसकी ये बात सुन के सातू कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा दोस्त बनने के लिए तैयार हूँ। और इसके बाद ये दोनों हाथ मिला लेते हैं। हमें फिर कहानी को साल बाद दिखाई जाती है जहाँ पे हम देखते हैं जो हारुतो है वो अब काफी बड़ा हो चुका है और वहीं पे जो हिमे है वो भी काफी बड़ी हो चुकी है। हिमे यहाँ पे हारुतो को उठाती है और उसके लिए खाना बनाती है। सातो हमें बताता है कि हिमे और वो दोनों काफी अच्छे दोस्त है बचपन से, पर उसके माँ बाप जो है वो उसके साथ नहीं रहते। हिमे अपने ग्रैंडपा के साथ रहती है और हिमे के बारे में इससे ज्यादा कुछ नहीं पता है। तभी हिमे कहती कि हारुतो तुम्हारे चेहरे पे कुछ लगा हुआ है और वो उसके चेहरे से चावल निकाल के यहाँ पे खा लेती है, जिसे देख के यहाँ पे हारुतो काफी शर्मा जाता है। ये दोनों फिर स्कूल की यहाँ निकलने लग जाते हैं जहाँ पे इसकी मुलाकात इसके ग्रैंडपा एल्बस्टर से होती है। ये दोनों फिर स्कूल की यहाँ निकल जाते हैं जहाँ इनकी बात से हमें पता चलता है कि हारुतो के जो फादर है वो यहाँ पे किसी काम से बाहर गए हुए हैं। वहीं पे हारुतो जो है वो यहाँ पे हिमे की रिंग्स देखता है। दरअसल हिमे ने इसे कहा होता है कि जब भी मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मैं तुम्हें ये रिंग दूंगी, जिसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। हिमे फिर सातो को कहती है कि मुझे पता है तुम इसे ही देखे जा रहे हो, पर मैं तुम्हें ये नहीं दे सकती क्योंकि ये मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सातो फिर सोचता है कि लगता है चाइल्डहुड फ्रेंड की तरह मेरी भी ये चीजें अधूरी रह जाएंगी। फिर हम देखते हैं जो हिमे है उसे यहाँ पे फुल मार्क्स मिले होते हैं एग्जाम में। वहीं पे सातो के दोस्तों से कह रहे होते हैं कि तुम सचमुच काफी ज्यादा लकी हो, तुम्हारे पास एक फीमेल चाइल्डहुड फ्रेंड है। मेरे हिसाब से तुम्हें उसे अभी प्रपोज कर देना चाहिए, वरना तुम हमेशा के लिए फ्रेंड जोन में चले जाओगे। फिर सातो देखता है कि हिमे ने उसे यहाँ पे फेस्टिवल के लिए यहाँ पे बुलाया होता है, जिसके बाद हम शाम को देखते हैं जहाँ पे हिमे सातो से मिलने के लिए आती है और ये दोनों यहाँ पे फेस्टिवल में घूमने लग जाते हैं। तो यहाँ पे हिमे कहती कि कितना ज्यादा एक्साइटिंग है ना। सातो कहता है कि हाँ। इसके बाद ये से बताती कि तुम याद है जब हम बचपन में यहाँ पे आए थे तो हम दोनों खो गए थे, जिसके बाद तुमने कहा था कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है और तुमने मेरा पूरे मेले में हाथ पकड़ा था और मैं बिल्कुल भी नहीं डरी थी। उस टाइम तुम मेरे लिए एक सुपर हीरो जैसे थे। ये कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। घूमते हुए फिर हिमे को यहाँ एक टॉय दिख जाता है तो वो सातो को उसे यहाँ जीतने के लिए कहती है। यहाँ पे सातो अपना पूरा अच्छा निशाना लग जाता है और फ्रेंड जोन से अलग होने के लिए कोशिश करता है और वो उसके लिए वो टॉय जीत लेता है। ये दोनों फिर पहाड़ी के यहाँ आ जाते हैं ताकि ये लोग फायरवर्क्स देख सके, पर तभी यहाँ पे सातो सोचता है कि ये बिल्कुल सही वक्त है कि वो हिमे को यहाँ पे प्रपोज कर दे। वो यहाँ पे इससे पहले हिमे को कुछ कहता है। हिमे उसे कहती कि मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। यहाँ पे ये सोचता है कि लगता है हिमे यहाँ पे उसे प्रपोज करने वाली है, पर हिमे उसे कहती कि दरअसल वो इस जगह से काफी ज्यादा दूर जा रहे हैं। यहाँ पे इसकी बात सुन के सातो उदास हो जाता है और इसे पूछता है कि आखिरकार तुम लोग कहाँ जाने वाले हो, हम फिर भी बात कर सकेंगे ना। ये से कहते कि नहीं, मैं अपने ग्रैंडपा के होमलैंड जा रही हूँ जो कि यहाँ से काफी ज्यादा दूर है। इसके बाद ये लोग घर आ जाते हैं और हिमे यहाँ पे सातो को गुड नाइट कह के अपने रूम में जाने लग जाती है। पर तभी यहाँ पे सातो से कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ कहना है, पर हिमे कहती कि अभी कुछ मत कहो, मैं तुमसे कुछ नहीं सुनना चाहती, पर जो भी मैंने तुम्हारे साथ मेमोरीज बिताई है वो सचमुच काफी ज्यादा कीमती है मेरे लिए। ये फिर अपने रूम पे जाके सोचने लग जाता है कि मुझे लगा था कि मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, पर असल में तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं जानता। तभी यहाँ पे इसे वही लाइट दिखती है जिससे यहाँ पे हिमे अपीयर हुई थी और ये उसी पहाड़ी की उसी हिस्से से आ रही होती है जहाँ पे इसने हिमे को पहली बार देखा था। ये उस लाइट की तरफ भागने लग जाता है। तभी यहाँ पे ये हिमे को देखता है और इसे कहता है कि हिमे मत जाओ, पर हिमे इसे कहती कि लगता है तुम्हें सब कुछ याद आ गया। ये सब देख के तो तुम समझ ही गए होंगे कि मैं दूसरी दुनिया से हूँ और मुझे दूसरी दुनिया में जाना पड़ेगा क्योंकि मैं शादी करने वाली हूँ। इसकी बात सुन के यहाँ पे हारुतो का जो दिल है वो टूट जाता है, पर वो सोचता है वो इतनी जल्दी से हिमे को नहीं छोड़ सकता और वो भी यहाँ पे उस लाइट में कूद जाता है हिमे का पीछा करते हुए। और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि हिमे यहाँ पे एक प्रिंस के सामने खड़ी होती है और एक प्रिंस उनकी शादी करवा रहा होता है। तभी इनके सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है जिन्हें ये सब एब्स कह रहे होते हैं। उतने में यहाँ पे हिमे के दादाजी एल्बेस्टर कहते हैं कि मुझे लगा ही था कि ये लोग यहाँ पे हिमे के पीछे पड़े हुए हैं, हमें किसी भी हाल में हिमे को बचाना पड़ेगा। पर वो मॉन्स्टर इसके दादा के ऊपर हमला कर देता है तो इसके दादाजी हिमे को कहते हैं कि उस रिंग को यहाँ पे प्रिंस को दे दो ताकि उसकी पावर्स यूज करके वो यहाँ पे इस मॉन्स्टर को हरा सके। पर हिमे प्रिंस की जगह यहाँ पे सातो को देने का फैसला करती है और उसे यहाँ पे रिंग मिल जाता है, जिसके बाद यहाँ पे सातो के अंदर पावर्स आ जाती है और उसके बाद उसे एक स्वॉर्ड पकड़ा दिया जाता है ताकि वो इस एप्स मॉन्स्टर को हरा सके। सातो ऐसे ही करता है, वो
अपनी पूरी ताकत का यूज करके इस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है और ये मॉन्स्टर यहाँ पे मारा जाता है। पर इतनी ज्यादा पावर्स यूज करने के बाद सातो काफी थक चुका होता है, इसी वजह से वो बेहोश हो जाता है। इससे जब होश आता है तो ये यहाँ पे हीमे उसके साइड में होती है। वो इसे बताती है कि ये रॉयल कपल बेडरूम के यहाँ पे है। साथ ही साथ वो इसे ये भी बताती है कि इन दोनों ने किस शेयर किया और ये दोनों अब शादीशुदा है। सातो को लगता है हीमे उसे पसंद करती है, इसी वजह से ये रिंग उसने उसे दिया है। पर यहाँ पे हीमे से बताती है कि दरअसल वो किसी स्ट्रेंजर से शादी नहीं करना चाहती थी। इसी वजह से जब उसने एक फेमिलियर चेहरा उसके सामने देखा तो उसने यहाँ पे सातो को किस कर लिया ताकि वो इसे यहाँ रिंग दे सके। पर इनकी शादी किसी को पसंद नहीं आती। सभी लोग इसे कहते हैं कि ये शादी किंगडम ऑफ लाइट और एम्पायर को जोड़ने के लिए बनी थी। ये बिल्कुल भी सही नहीं हुआ। पर तभी वो प्रिंस के सर कहता है कि रिंग ऑफ लाइट के प्रिंसेस ने बिल्कुल सही किंग को चुना है, वही इस दुनिया को बचाएंगे। हम तो बस यहाँ पे इस ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये सब प्रिंसेस के ऊपर है। उतने में एल्बेस्टर कहते कि हमने तुम्हें यहाँ पे ऑडियंस इसलिए ग्रांट की थी क्योंकि तुम यहाँ पे ये निवेश करना चाहते थे, हम तुम्हारे ताने सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। इसके बाद यहाँ पे सातो और हीमे को बाहर पेश किया जाता है जहाँ सभी लोग यहाँ पे रिंग किंग का वेट कर रहे होते हैं। एल्बेस्टर कहते कि ये सब रिंग किंग का आने का इंतजार कर रहे थे। यहाँ पे फिर सातो सबको कहता है कि मैं सातो जो कि नया रिंग किंग हूँ, वो इस दुनिया को बचा लेगा एप्स किंग से। हमें फिर शाम को दिखाया जाता है जहाँ पे सातो सोच रहा होता है कि आखिरकार उसने यहाँ पे ये क्या कर दिया। उसने बिना सोचे समझी ये सारी चीजें कर दी जबकि उसे पता ही नहीं है कि आखिरकार एप्स किंग कौन है। उतने में यहाँ पे हीमे आ जाती है तो ये से कहता है कि आखिर को वो बिना कपड़े के यहाँ पे क्या कर रही है। हीमे से बताती ये ट्रेडिशन है, हम न्यूली वेड है और मैं इसमें अब कुछ भी नहीं कर सकती। इसके बाद हीमे यहाँ पे इसके साइड में बैठ जाती है और इसे कहती कि सातो मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से इन सारी चीजों से तुम्हें गुजरना पड़ रहा है, इसमें तुम्हारा कुछ भी रोल नहीं था, पर ये सब मेरी गलती है। ये इसे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, वैसे भी हमारा समर ब्रेक चल रहा है, हम जो चाहे अभी वो कर सकते हैं और वैसे भी इसमें तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से है और मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी रह सकता हूँ। जो मॉन्स्टर थे वो यहाँ पे तुम्हारे रिंग के पीछे पड़े हुए और तुमने मुझे चुना रिंग किंग के तौर पर और इसी वजह से मुझे अभी हमेशा तुम्हारे साथ रहना पड़ेगा ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। इससे फिर बचपन का वो पल याद आने लग जाता है जहाँ पे सभी लोग उसे बुली कर रहे होते हैं और सातो ने यहाँ पे सभी को यहाँ पे रोका था उसे बुली करने से। सातो फिर इसके साथ बातें करते करते गलती से इसके बलून्स को देख लेता है जिस वजह से हीमे दूसरी ओर मुड़ जाती है। तभी इस किंगडम की खतरे की घंटी सुनाई देती है और ये लोग बाहर चले जाते हैं। वहीं पे हमें यहाँ पे एप्स को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे इस किंगडम के ऊपर हमला कर चुके होते हैं और इनकी आबादी काफी ज्यादा होती है। फिर जब सातो बाहर आता है तो सभी लोग उसे बताते हैं कि काफी सारे एप्स जो है वो इस किंगडम के ऊपर हमला कर चुके हैं और इन्हें यहाँ पे रिंग किंग की मदद चाहिए ताकि वो इन सबको भगा सके। पर हीमे कहते हैं कि सातो को यहाँ पे लड़ना नहीं आता, आखिरकार वो इन सबको कैसे हराएगा। पर एलिवेस्टर उसे बताता है कि जब तक उसके पास लाइट ऑफ रिंग है वो यहाँ पे किसी को भी हरा सकता है। इसके बाद सातो को एक वेपन पकड़ा दिया जाता है और हीमे यहाँ पे जाने से पहले उसे किस कर लेती है ताकि वो यहाँ पे रिचार्ज हो सके। सातो यहाँ पे पूरी तरह रिचार्ज हो जाता है, वो यहाँ पे अपने वेपन को भी पूरी तरह रिचार्ज कर लेता है जिसके बाद ये बाहर चले जाता है। वही हमें बाहर दिखाया जाता है जहाँ पे एक मेड को यहाँ पे एप्स ने घेर लिया होता है और वो खतरे में होती है। पर तभी यहाँ पे सातो आ जाता है जो कि उस मॉन्स्टर को दो टुकड़ों में काट देता है और उस मेड को यहाँ से जाने के लिए कहता है। पर ये यहाँ पे एल्बेस्टर से पूछता है कि पिछली बार से मैं इस बार ज्यादा ताकतवर महसूस कर रहा हूँ। एल्बेस्टर से कहता है कि वो इसलिए क्योंकि तुमने प्रिंसेस के साथ यह किस शेयर किया है। दरअसल हस्बैंड वाइफ का जितना तगड़ा बॉन्ड होगा उतना ही तुम्हारे पास ताकत होगी। प्रिंसेस का काम ही यही है कि तुम्हें यहाँ पे ताकत प्रोवाइड करे जब तुम बैटल के यहाँ जा रहे हो। सातो फिर इनसे पूछता है कि मैंने सुना है वो सब आपको ग्रेट सेज बुला रहे थे। ये से कहता है कि मुझे वो बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा नाम एल्बेस्टर है। तभी इनके सामने एक और एप्स आ जाता है जो कि दूसरे से बिल्कुल अलग दिख रहा होता है। तो एल्बेस्टर इसे बताता है कि ये एप्स किंग का नाइट है और ये नॉर्मल एप से काफी ताकतवर होते हैं। तो सातो कहता है कि चाहे जो हो जाए मैं इसे भी हरा दूंगा। एल्बेस्टर उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो एप्स फिर यहाँ पे सातो के ऊपर हमला कर देता है जिस वजह से वो उसके सामने नहीं टिक पाता। ये एप से काफी ज्यादा ताकतवर होता है। एल्बेस्टर इसे कहते हैं कि सातो हमें यहाँ से अब जल्दी ही भागना पड़ेगा। ये लोग फिर भागने लग जाते हैं पर वो एप्स अभी भी इनका पीछा कर रहे होते हैं। यहाँ पे सातो कहता है कि मुझे लगा था कि मैं इतना ताकतवर हूँ कि मैं इन्हें हरा दूंगा, आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। एल्बेस्टर से बताता है इस बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी हमें किसी भी हाल में यहाँ से निकलना पड़ेगा। एल्बेस्टर फिर अपने मैजिक का यूज करके जितने भी एप्स इनका पीछा कर रहे होते हैं उन सबको रोक लेता है। पर तभी इनके सामने वही नाइट अपीयर हो जाता है जो कि इनसे काफी ताकतवर होता है। तभी यहाँ पे गेसर ऐसा आ जाता है जो कि इन्हें कहता है कि जल्दी से कैरेज में बैठो, हमें किसी भी हाल में यहाँ से निकलना पड़ेगा। पर ये कहता है कि हीमे का क्या, हीमे अभी भी अंदर है। पर गेसर ऐसे कहता है कि वो ऑलरेडी कैरेज में है, हमें जल्दी से यहाँ निकलना पड़ेगा, जाओ और जल्दी वहां से बैठ जाओ। हम फिर देखते ये लोग कैरेज में बैठ के यहाँ से निकलने लग जाते हैं। पर हीमे इतनी सारी चीजों
चीजों को देख के काफी डर चुकी होती है, इसी वजह से वो यहाँ पे रोने लग जाती है। गैरगस फिर यहाँ पे इसे अपना इंट्रोडक्शन देता है और इसे बताता है ये एम्पायर का सेकंड प्रिंस है और यहाँ पे ये रिंग किंग की मदद करने के लिए आए। ये इसे कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए, अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं हम वहां से बच के निकल पाते भी कि नहीं। एल्बेस्टर फिर ने बताता है कि एप्स किंग अभी यहाँ पे रिंग किंग के पीछे पड़ा हुआ है उसके रिंग के लिए, और जब उसे पता चलेगा कि लाइट किंगडम से यह रिंग किंग बाहर आ चुका है तो वो यहाँ पे उस जगह को खुद ही छोड़ के चला जाएगा। और जैसा कि तुमने देखा तुम अभी यहाँ पे हायर रैंकिंग मॉन्स्टर्स को नहीं हरा सकते। तो सातो कहता है कि आखिरकार मैं कैसे उन्हें हरा सकता हूँ, क्योंकि मैं ही हूँ जो इन्हें हरा सकता हूँ। एल्बेस्टर से बताता है कि उस चीज के लिए तुम्हें बाकी के और 4 रिंग्स को इकट्ठा करना पड़ेगा। ये इसे कहता है कि बाकी के 4 रिंग्स, आपका मतलब क्या है? यहाँ पे एल्बेस्टर से बताता है कि सातो ये तुम्हारे लिए डिफिकल्ट हो सकता है, पर सच्चाई ये है कि 4 और प्रिंसेस है जिनके पास रिंग्स है। तुम्हें उन सब से शादी करके उन सब की रिंग्स लेनी पड़ेगी, तभी तुम यहाँ पे एप्स किंग को हरा सकते हो। असली रिंग किंग होना यही कहलाता है। ये कहता है कि आखिरकार आप ये सब क्या कर रहे हो? ये से कहता है कि अंदर ही अंदर मुझे पता है तुम काफी ज्यादा एक्साइट हो रहे हो, पर सातो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूँ। इसके बाद ये लोग एक होटल के यहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे सभी लोग अपने लिए अलग कमरा बुक करते हैं, पर सातो और हीमे के लिए ये लोग यहाँ पे एक कपल बेडरूम बुक करते हैं। और इसके बाद एल्बेस्टर सिंपल शब्दों में यहाँ पे इन्हें एप्स किंग और रिंग किंग की कहानी बताने लग जाते हैं। काफी समय पहले इस दुनिया में यहाँ पे अंधेरा हुआ करता था और एप्स किंग यहाँ पे राज किया करता था, पर एक दिन यहाँ पे रिंग किंग अपीयर हुआ डार्कनेस को हराने के लिए। उसके पास टोटल 5 रिंग्स थे, लाइट, फायर, वाटर, विंड एंड अर्थ, जिनकी मदद से उसने यहाँ पे एप्स किंग को हरा दिया। और उसके बाद उन लोगों ने हमेशा के लिए उसे एक जगह सील्ड कर दिया। पर यहाँ पे रिंग किंग ने 5 प्रिंसेस से शादी की थी और पांचों को अलग अलग रिंग मिली थी। कुछ समय के बाद पांचों प्रिंसेस अलग अलग दिशा में चले गए रिंग किंग के जाने के बाद, और अब एप्स किंग दोबारा से वापस लौट रहा है और अपनी पावर गेन कर रहा है। और इसी वजह से हमें उन 5 रिंग्स को दोबारा एक जगह इकट्ठा करना पड़ेगा, और उन 5 प्रिंसेस को भी हमें यहाँ पे उनकी पावर्स को यूज करके दोबारा से एप्स किंग को यहाँ पे सील करना पड़ेगा। इसके बाद जब ये लोग रूम के यहाँ आ जाते हैं तो हिमे से कहते कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये शादियां सिर्फ तुम यहाँ पे इस दुनिया को बचाने के लिए करोगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तभी ये देखती कि सातो को काफी बुरी चोट आई होती है, जो देख के हिमे कहते कि मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से तुम्हें इतनी ज्यादा चोट आई है। ये समझाने की कोशिश करता है इसकी इसमें कोई गलती नहीं है, पर हिमे मानती नहीं है और वो बाहर चली जाती है। सातो फिर से ढूंढता हुआ बाहर आ जाता है, पर उसे हिमे यहाँ पे कहीं नहीं दिखती। इसके बाद ये होटल के बाहर आ जाता है जहाँ पे इसे गेसराइस मिलता है, जो कि इसे बताता है कि प्रिंसेस हिमे कुछ ही देर पहले यहाँ से गई है। ये फिर से बताता है कि लगता है तुम दोनों के बीच में यहाँ पे लड़ाई हुई है, पर हाँ मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, एक चीज के लिए मैं तुम्हारे ऊपर ग्रेटफुल हूँ। तो ये से कहता है कि वो चीज क्या है? ये से कहता है कि मैं खुश हूँ कि मैंने यहाँ पे रिंग किंग की ड्यूटी को अवॉइड किया। वो कहता है कि क्यों? ये से कहता है कि वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ कि तुम उसे कितना ज्यादा प्यार करते हो। ये फिर से बताता है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारा टाइम वेस्ट कर दिया। प्रिंसेस अब यहाँ पे गार्डन की है वहाँ पे, और जब यहाँ पे सातो वहाँ पहुंचता है तो वो देखता है कि हिमे यहाँ पे अकेले बैठ के रो रही होती है। तो इसे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ, और सातो यहाँ पे हिमे से अपने प्यार का इजहार कर देता है, और वो उसे ये भी बता देता है कि वो सिर्फ उसी की वजह से यहाँ पे है और उसके अलावा कुछ नहीं। उसे पता नहीं था कि उसे यहाँ पे दूसरे लोगों से शादी करनी पड़ेगी ताकि वो इस दुनिया को बचा सके। हिमे भी फिर से बता देती कि दरअसल ये उसी से ही प्यार करती है और वो खुश है कि वो उस इंसान से शादी कर पाए जिसे वो पसंद करती है, पर वो नहीं चाहती कि यहाँ पे सातो रिंग किंग बने, क्योंकि जब वो यहाँ पे रिंग किंग बनेगा तो उसे दूसरी प्रिंसेस से शादी करनी पड़ेगी और उनका जो प्यार है वो बढ़ जाएगा और वो हमेशा अपनी ड्यूटी के दौरान यहाँ पे हर्ट होता रहेगा, जो कि एज अ वाइफ वो सह नहीं सकती, पर वो फिर भी अपनी यहाँ पे ड्यूटी को पूरी करेगी एज अ वाइफ। ये फिर सातो को कहती है क्या तुम मुझे अपने ब्राइड के तौर पर दोबारा से एक्सेप्ट करोगे क्या? ये दोनों फिर एक रूम में आ जाते हैं जहाँ पे इन दोनों का मूड बिल्कुल सेट हुआ होता है, पर हिमे यहाँ पे थोड़ा घबरा रही होती है। सातो भी यहाँ पे घबरा रहा होता है, पर वो यहाँ पे हिमे के पास चले जाता है और इसे गिरा देता है, पर इससे पहले सातो यहाँ पे अपने सांप को इसके बिल के अंदर डाल सकता। यहाँ पे ये उठ जाता और कहता है कि मेरे हिसाब से हम दोनों का फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए, हम दोनों ये सब चीजें जल्दबाजी में कर रहे हैं, हम दोनों को ये मोमेंट और ज्यादा स्पेशल बनाना चाहिए, हम इतनी जल्दी ये सारी चीजें नहीं कर सकते, ये सब हम यहाँ पे फ्लो में आके गलत कर रहे हैं। तो हिमे कहते कि तुमने बिल्कुल सही कहा। सातो फिर से कहता है कि मेरे हिसाब से अभी हमें कपल्स की तरह इस चीज को एंजॉय करना चाहिए, और ये चीजें हम जब अपनी दुनिया में पहुंच जाएंगे तब ये चीजें हम करेंगे। इसके बाद ये दोनों किस कर लेते हैं। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे ग्रेट सेज से पूछते कि तुमने कुछ किया क्या? वो इसे बताते हैं उसने कुछ भी नहीं किया। ये दोनों यहाँ पे एक दूसरे से एकदम साइड होके सो रहे थे, पर ये दोनों रात भर सो नहीं पाए। एल्बेस्टर ने कहता है कि मैं निराश हूँ कि तुम दोनों ने कुछ भी यहाँ पे नहीं किया। प्रिंसेस और रिंग किंग का जो बॉन्ड है वही यहाँ पे रिंग किंग को पावर देता है, ये हमेशा याद रखना। तभी यहाँ पे गिरगियास आ जाता है जो कि इन्हें कहता है कि लगता है तुम दोनों की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुकी है। गिजारी एस्फरी ने अपने कपड़े ढकने के लिए केव देता है क्योंकि इनके कपड़े यहाँ इस दुनिया के नहीं होते, जिस वजह से वो उन्हें अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ये फ्रेंड ने बताता है कि हम हिडन विलेज ऑफ एल्फ के यहाँ जाने वाले हैं, जहाँ पे
हमें यहाँ पे रिंग ऑफ विंड मिलने वाले हैं, जो कि यहाँ पे फैमिली में पास डाउन हुए जा रहा है। यहाँ पे ये फिर से कहता है कि लगता है तुम काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हो। ये से कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। ये लोग यहाँ पे फिर एल्फ के विलेज के यहाँ पहुंच जाते हैं, जहाँ पे हीमे की जो फ्रॉक है वो उठ जाती है, जिसे यहाँ पे सातो देख लेता है, पर वो उसे इग्नोर कर देता है। इसके बाद यहाँ पे एल्बेस्टर ने बताता है कि ये टेम्पेस्ट वॉल है, जो कि बाहर के रेसेस को अंदर जाने से रोकता है। तो ये से कहती है कि ग्रैंडपा, क्या आप पहले भी यहाँ पे आ चुके हो क्या, और पहले भी ये वॉल थी क्या? ये से कहते कि हाँ मैं पहले यहाँ पे आ चुका हूँ, पर उस टाइम यहाँ पे ये वॉल नहीं थी। तभी एक बेर इनके सामने आ जाता है और इनका पीछा करने लग जाता है, जिससे जान बचाने के लिए ये लोग यहाँ भागने लग जाते हैं और भागते हुए एक पेड़ के तने के नीचे आ जाते हैं। और वही वो जो बेर है वो यहाँ पे उस हवा के वैरियर के साथ दूर फेंक दिया जाता है। फिर हम देखते हैं इनके सामने कुछ एल्फ आ जाते हैं, जो कि इनसे पूछते हैं कि आखिरकार तुम लोग हो कौन। यहाँ पे सातो देखता है इनके बड़े बड़े कान है, और इन देखते ये लोग समझ आते ये लोग एल्फ है। यहाँ पे लोग इसे फिर बताते हैं कि ये रिंग किंग है और ये तुम्हारी प्रिंसेस से मिलने के लिए आए, और ये जानते हैं कि ये रिंग किंग है। ये दोनों यहाँ पे इन्हें रास्ता दिखाने लग जाते हैं एल्फ किंगडम का। थोड़ी देर के बाद ये लोग अंदर पहुंच जाते हैं। ये लोग देखते हैं कि एल्फ किंगडम जो है वो काफी ज्यादा सुंदर होता है। इसके बाद ये लोग एल्फ की प्रिंसेस से मिलने के लिए जाने लग जाते हैं, जहाँ सातो हीमे को बताता है कि मुझे वो रिंग सिर्फ इस दुनिया को बचाने के लिए चाहिए और उससे ज्यादा कुछ नहीं। पर ये लोग जब उस रूम में पहुंचते हैं जहाँ पे प्रिंसेस होती है, यहाँ पे कोई भी नहीं दिखता इन्हें। ये लोग देखते हैं जो प्रिंसेस होती है वो गद्दी के पीछे छुपी हुई होती है। हमें फिर इस प्रिंसेस का नाम पता चलता है। इस प्रिंसेस का नाम रोम का नेफ्रीट्स होता है। यहाँ पे सातो उसे कहता है उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वो सामने आ सकती है। यहाँ पे नेफ्रीट्स से पूछते हैं कि तुम ही रिंग किंग हो। ये कहते हैं कि हाँ मैं ही रिंग किंग हूँ, मैं वो हीरो हूँ जो कि दूसरी दुनिया से आए इस दुनिया को बचाने के लिए। इसके बाद सुन के नेफ्रीट्स कहते कि क्या तुम दोनों ने यहाँ पे शादी कर लिया क्या? सातो इसे कहते कि हाँ हम दोनों ने शादी कर लिया। तो नेफ्रीट्स से कहती है क्या तुमने वो चीज भी कर लिया क्या? इसके बाद सुन की हिमे कहती कि आखिरकार ये लड़की हमसे क्या पूछ रही है। नेफ्रीट्स से कहती है क्या तुम दोनों ने अब तक यहाँ पे सांप गुफा का गेम नहीं खेला क्या? हिमे कहती कि नहीं अब तक हमने वो गेम नहीं खेला है, और जैसा कि तुम देख सकती हो उसके हाथ में रिंग ऑफ लाइट है। हमें तुम्हारी भी यहाँ पे विंड रिंग की जरूरत है ताकि हम इस दुनिया को बचा सके। उसके लिए बस तुम्हें उसे किस करना पड़ेगा। इसके बाद सुन के नेफ्रीट्स कहती कि तुम दोनों ने एक दूसरे के होठ से होठ मिलाया, ऐसा मैं नहीं कर सकती। इसके बाद नेफ्रीट्स यहाँ से भाग जाती है, और ये देख के ये लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार प्रिंसेस अचानक से यहाँ से क्यों भाग गई। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता। उतने में यहाँ पे एक आदमी आ जाता है जो कि इन्हें कहता है कि उससे रिंग लेना काफी मुश्किल होने वाला है। ये इसे कहता है कि आखिरकार तुम कौन हो। यहाँ पे इसे बताता है कि दरअसल मैं नेफ्रीट्स का भाई और इस किंगडम के पहले राजा का बेटा हूँ। मेरा नाम यहाँ पे रोम का जेड है, और मेरे हिसाब से तुम यहाँ पे न्यू फेमस रिंग किंग होंगे। ये कहते कि हाँ मैं वही हूँ। ये कहते यहाँ पे सभी लोग इसे घेर लेते और ये पूछते कि आखिरकार तुम सब ये क्या कर रहे हो। यहाँ पे जेडी ने कहता है कि हम उसे यहाँ पे कस्टडी में ले रहे कुछ समय के लिए, वहीं पे आप लोग जो है वो कुछ समय के लिए यहाँ पे रेस्ट ले सकते हो एज अ गेस्ट। हमें उसे कुछ पूछताछ करनी है, उसके बाद हम उसे छोड़ देंगे। इसके बाद ये लोग यहाँ पे सातो को एक जगह बंद कर देते हैं। सातो इनसे पूछते हैं कि आखिरकार मैंने क्या क्या है। ये इसे बताता है कि मेरी छोटी बहन नेफ्रीट्स जो है उससे मैं काफी ज्यादा प्यार करता हूँ, और उसकी अब तक शादी की उम्र नहीं हुई है। उसके लिए तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। सातो कहता है कि कितने साल मुझे इंतजार करना पड़ेगा। ये इसे कहता है कि कम से कम तुम्हें 80 साल इंतजार करना पड़ेगा, जिसके बाद उसकी उम्र हो जाएगी शादी के लायक। ये इसे कहता है कि जब तक तो मैं यहाँ पे बूढ़ा होके मर भी जाऊंगा। तो ये इसे कहता है कि तुम्हें उतना इंतजार करना ही पड़ेगा। जेड को फिर उसका साथी कहता है क्या हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है क्या? कहीं सचमुच यहाँ पे एप्स किंग ना निकले। ये इसे कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि एप्स किंग सचमुच है कि नहीं, मुझे किसी भी हाल में बस अपने किंगडम को बचाना है, और उसके लिए मुझे यहाँ पे विंड रिंग की जरूरत है। वही सातो सोच रहा होता है क्या वो सीरियसली ही प्लान कर रहा है कि वो हमेशा के लिए मुझे यहाँ पे कैद में रखेगा। तभी यहाँ पे एक एल्फ आ जाती है जो कि यहाँ पे अपना नाम इसे पेड्रोड बताती है, और उसे कहती है कि बिल्कुल भी आवाज मत करना। आखिरकार तुम्हें यहाँ पे रिंग्स को इकट्ठा करने से क्या मिलेगा? क्या तुम लड़कियों से सिर्फ लस्ट के लिए शादी कर रहे हो? ये से कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ये सबसे हीमे के लिए कर रहा हूँ, मैं इस दुनिया को बचाना चाहता हूँ उसके लिए। तो इसे कहती है कि मैं समझ गई हूँ। इसके बाद ये इसके लिए एक सीक्रेट पैसेज खोल लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारे पर भरोसा कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि रिंग किंग ही है जो यहाँ पे एप्स किंग को हरा सकता है। पेरिडोट फिर इसे यहाँ पे विंड टेम्पल के यहाँ ले आती है। ये इससे पूछता है कि आखिरकार ये लोग कहाँ पे है। तभी ये देखता है कि यहाँ पे विंड रिंग होती है जो कि स्टैचूज के हाथों में होती है। पेरिडोट इसे बताती है कि ये वही रिंग है जिसे यहाँ पे नेफ्रेट इनहार्ट करने वाली है। तब यहाँ पे इन्हें किसी के आने की यहाँ आवाज आने लग जाती है, तो ये लोग एक जगह जाके छिप जाते हैं। और ये और कौन नहीं, ये नेफ्रिट्स होती है जो कि अपने माँ बाप के यहाँ पे प्रे करने के लिए आई होती है। वो यहाँ पे अपने माँ बाप को कहते हैं कि बाहर की दुनिया वाले रिंग किंग मुझे यहाँ से लेने के लिए आए, पर मैं आपके प्रॉमिस के अनुसार यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगी। तभी यहाँ पे सातो पूछता है कि आखिरकार वो अपने पेरेंट्स के स्टैचू को प्रे क्यों कर रही है। रेडियो से बताते कि दरअसल ये उनकी असली बॉडी है, उनके हार्ट तो बंद हो चुके हैं पर उनकी बॉडी यहाँ पे पेट्रीफाइड हो चुकी है।
वो दोनों ही यहाँ पे असली एल्फ किंग एंड क्वीन है जिनके पास यहाँ पे विंड रिंग थे पहले। तभी यहाँ पे नेफ्रिट को इनकी आवाज आ जाती है। तो नेफ्रिट यहाँ पे आवाज लगाते हुए पूछती है कि आखिरकार ये कौन है। मुझे पता है कि उसके पीछे एक किटन है, जल्दी से वहाँ से बाहर आ जाओ। पर इसके पीछे सातू होता है जो कि इसे कहता है कि मैं रिंग किंग हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से लेने के लिए आया हूँ। और इसे ऐसे देखते यहाँ पे नेफ्रिट बेहोश हो जाती है। पर इससे पहले वो नीचे गिरती सातू उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि आखिरकार अब हम क्या करें। प्रीडेटर इसे कहते हैं कि चिंता मत करो, हमारे पास काफी जगह है जहाँ पे हम जा सकते हैं, बस तुम मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें अपनी जगह पे ले जा रहा हूँ जहाँ पे लोग तुम्हें नहीं ढूंढ सकते। दूसरे ओर यहाँ पे जेड को पता चल जाता है कि नेफ्रिट यहाँ पे विंड टेम्पल से गायब हो चुकी है। तो वो सबसे पूछने लग जाता है क्या किसने यहाँ पे नेफ्रिट को ढूंढा क्या। और इसके बाद ये सभी को नेफ्रिट की तलाश में लगा देता है। वहीं पे हमें नेफ्रिट और सातों को दिखाया जाता है जो कि अब प्रीडेटर के घर पे होते हैं और नेफ्रिट यहाँ पे बेहोश होती है। यहाँ पे प्रीडेटर ने इसे बताया होता है कि ये लड़की काफी समझदार है और इसका दिल भी काफी साफ है, तुम इससे बात करोगे तो वो समझ जाएगी। इसके बाद जब इसे होश आता है तो सातों से बात करने की कोशिश करता है, पर इसे देखते यहाँ पे नेफ्रिट उल्टी कर देती है जो देख के सातों को काफी अजीब लगता है। वही दूसरे और यहाँ पे जेड को पता चल जाता है कि नेफ्रिट को गायब करने के पीछे सातों का हाथ है, जिसके बाद वो काफी गुस्सा हो जाता है। तभी यहाँ पे प्रीडेटर आ जाती है जो कि इसे बताती है कि रिंग किंग जो है वो यहाँ पे रिंग ऑफ विंड की प्रिंसेस के साथ यहाँ से जा चुका है। तुम्हारी छोटी बहन उस आदमी से प्यार करती है, इसी वजह से वो उसके साथ चलेगी। क्या उसने तुम्हें कभी कहा कि वो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती है? कभी नहीं। और इस चीज को आप एक्सेप्ट कर लो कि तुम्हारी बहन तुम्हें छोड़ के जा चुकी है। पर जेड इस चीज के लिए मान नहीं रहा होता है, तो ये कहती है कि ये प्रिंसेस की डेस्टिनी है, एक ना एक दिन उसे यहाँ पे रिंग को इनहर्ट करना ही पड़ेगा। तो जेड इसे कहता है कि रिंग अभी भी मेरे माँ बाप के हाथों में है, मुझे नेफ्रिट की कोई जरूरत नहीं है इस जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए जब तक वो रिंग मेरे पास है। मुझे यकीन है कि रिंग किंग और मेरी बहन तुम्हारे ही घर के यहाँ पे होंगे, मैं भी वहाँ की तलाशी लेने वाला हूँ। वही हम देखते हैं नेफ्रिट्स को जो कि कह रही होती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा मैंने रिंग किंग के ऊपर उल्टी कर दी। इसके बाद ये से कहता है कि आखिरकार तुम मुझसे इतनी ज्यादा डर क्यों रही थी। नेफ्रिट्स से बताती है कि दरअसल आज से पहले मैं कभी भी बाहर नहीं गई और ना ही मैं बाहर वाले लोगों से मिली हूँ, इसी वजह से वो मुझे डरावने लगते हैं। ये से कहता है कि मुझे पता है कि मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ और इस दुनिया के बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, पर मेरे हिसाब से ये दुनिया मेरी वाली दुनिया से बिल्कुल भी अलग नहीं है। नेफ्रिट्स फिर से कहती है कि मैं तुमसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ। साधु कहता है कि हाँ पूछो। ये से कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम्हारी दुनिया में यहाँ पे बड़े बड़े ओशंस होते हैं जिससे ऑर्क और गॉब्लिन बाहर निकलते हैं। ये से कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी दुनिया में एक भी मॉन्स्टर नहीं है, जो भी तुम्हें बताया गया वो बिल्कुल गलत है। मेरी दुनिया तो इससे बिल्कुल अलग है, वो एकदम शांति भरी जगह है। तुम्हारी बातों से तो लगता है कि तुम मेरी दुनिया में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो। नेफ्रिट कहती कि हाँ तुम ऐसे ही कुछ समझ सकते हो। सातों फिर से बताता है कि तुम जैसे लोगों को हमारे यहाँ पे शट इन प्रिंसेस कहा जाता है। इससे कहती है कि मुझे पता है कि दूसरे लोग मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। मुझे बाहर की दुनिया के बारे में सिर्फ उतना ही पता है जितना मैंने एल्डर की बुक में पढ़ा है जो कि मुझे वो दिया करती थी। मैं बाहर की दुनिया सचमुच देखना चाहती हूँ, पर मैं हमेशा एक ही रूम में बंद रहती हूँ तो मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। तो इसे कहता है कि दरअसल मैं इस दुनिया में पावर या फिर किसी और अलग चीज की वजह से नहीं आया था, मैं बस इस दुनिया में इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं जिस लड़की से प्यार करता था मैं उससे अलग नहीं होना चाहता था। तो नेफ्रिट से कहती है कि मैं बाहर की दुनिया को यहाँ पे देखना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी दुनिया में जाना चाहती हूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ आऊँ तो मुझे क्या तुम अपनी दुनिया में ले जाओगे क्या? ये से कहता है कि हाँ मैं तुम्हें जरूर से वहां ले जाऊंगा, पर पहले प्लीज थोड़े कपड़े पहन लो। इसकी बात सुन के नेफ्रिट थोड़े एम्बेरस हो जाती है और कहती है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ बातों में काफी ज्यादा खो गई थी। ये कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। तभी यहाँ पे इसे अपने बड़े भाई की आवाज आती है जो कि इसे कह रहा होता है कि नेफ्रिट जल्दी से बाहर आ जाओ, मुझे पता है कि तुम रिंग किंग के साथ वहीं पे हो, जल्दी बाहर आ जाओ। पर बाहर जाने से पहले सातों से कहता है कि मैं यहाँ पर रिंग किंग सिर्फ इसलिए बना क्योंकि मैं हीमे के पीछे आया था, वहीं पे ये मेरी ड्यूटी है कि मैं रिंग्स को इकट्ठा करूँ, पर मेरे ऐसे कोई से भी इंटेंशन नहीं है कि मैं किसी को फोर्स करूँ मेरे साथ शादी करने के लिए, तो ये सब तुम्हारे ऊपर है। इसके बाद जब ये लोग बाहर आते हैं तो जेड यहाँ पे रिंग किंग को इसके साथ देके कहता है कि रिंग किंग उससे दूर चले जाओ, पर यहाँ पे नेफ्रिट से समझाते हैं कि जैसा वो समझता है वैसा रिंग किंग बिल्कुल भी नहीं है। पर ये से कहता है कि उसे यहाँ पे धोखा दिया गया है, रिंग किंग एक बुरा आदमी है। ये से कहती तो भी क्या हुआ, एक ना एक दिन मुझे यहाँ पे रिंग्स को तो इनहर्ट करना ही पड़ेगा। तो इसे कहती है क्या तुम सचमुच हमारे माँ बाप के इच्छा के खिलाफ जाना चाहती हो? क्या तुम सचमुच हमारे माँ बाप को धोखा देना चाहती हो? चुपचाप यहाँ पे आ जाओ। और नेफ्रिट अपने भाई की बात सुन के उसके पास चली जाती है। जेड फिर से कहता है कि तुमने नेफ्रिट जो कि हमारे नेशन की ट्रेजर है उसे यहाँ पे अपने जाल में फंसाने की कोशिश की, अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार हो जाओ। पर तभी यहाँ पे पैराडॉट आ जाती है जो कि कहती कि सबके पीछे मैं थी, इसके पीछे रिंग किंग का कोई भी हाथ नहीं है। तो इसे कहती कि एल्डर
एक हद होती है मजाक की भी, आपने उस हद को यहाँ पे अब पार कर दिया है। तो इसे कहते कि तुम्हें पता है जैसे तुमने यहाँ पे रिंकिंग को ट्रीट किया है उस हिसाब से तुम्हें यहाँ पे काफी बड़ी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, और आज के बाद रिंकिंग का मैं खुद ही ख्याल रख लूंगी, तुम्हें इसके साथ इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये कहता है कि ठीक है, बस ये ख्याल रखना कि वो यहाँ पे नेफरिट्स के सामने दोबारा ना आए। हम फिर हिमे को देखते हैं जो कि इसे पूछ रही होती है कि कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। ये कहता है कि मुझे कहीं चोट नहीं लगी। हिमे फिर कहते कि लगता है तुम यहाँ पे प्रिंसेस के साथ काफी अच्छे टर्म्स में आ चुके हो। तो इसे कहता है कि कहीं तुम जेलस तो नहीं हो। हिमे कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ी देर में यहाँ पे प्रेडियोट आ जाती है जो कि कहती है कि मुझे माफ करना, मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया। ये फिर इसने बताती है कि ये इस विलेज की ओल्डेस्ट एल्फ है, इसका नाम यहाँ पे रॉन का प्रेडियोट होता है। हिमे फिर यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन देती है और इसे अपना नाम बताती है। इसके बाद यहाँ पे सातों से पूछता है कि नेफ्रिटा भी जैसी है, क्या इसमें उसके माँ बाप को कोई लेना देना है क्या। ये इसे कहती कि हाँ। ये उस समय की बात है जब रोम का किंगडम के ऊपर यहाँ पे विंड की बॉल नहीं थी। दरअसल नेफ्रिट की जो मदर है उसकी यहाँ पे एक बड़ी बहन हुआ करती थी जो कि विंड ऑफ रिंग की असली ओनर थी। सभी लोग चाहते थे कि वो यहाँ पे विलेज में से किसी से शादी करे ताकि ये जगह सेफ रहे, परंतु जो एल्डेस्ट प्रिंसेस थी उसे यहाँ पे एक ट्रैवलर से प्यार हो गया, जिसके बाद वो दोनों मिलने लगे। पर जो यहाँ के एल्डर थे उन सबको लगा कि यहाँ पे वो ट्रैवलर ये रिंग भी ले जाएगा, जिस वजह से सभी लोगों ने यहाँ पे उनका रिश्ता तोड़ने की कोशिश की और अंत में ऐसा ही हुआ, वो ट्रैवलर यहाँ से चला गया। तभी यहाँ पे एल्बेस्टर आ जाते हैं जो कि इन्हें बताते हैं कि उस रिंग को लेने का मतलब कि वो यहाँ पे इस किंगडम का नया राजा बन जाता, जो कि यहाँ पे लोग यहाँ पे बिल्कुल भी पहचान नहीं पा रहे थे। और इसी वजह से उन लोगों ने इस ट्रैवलर के साथ क्या किया क्या नहीं किसी को भी नहीं पता। इसके बाद जो प्रिंसेस थी उसने अभी अभी अपने लवर को खोया था, जिस वजह से उसका दिल काफी ज्यादा टूट गया था और वो एक दिन गायब हो गई। पर जाने से पहले उसने यहाँ पे रोमका को श्राप दिया कि एक न एक दिन एब्स यहाँ पे इस विलेज के ऊपर हमला करके इसे तबाह कर देंगे। और उस डर की वजह से सभी लोग यहाँ पे सोच रहे थे कि कभी ना कभी एब्स इनके ऊपर हमला कर देंगे। और इसी वजह से नेफ्रिट्स के पेरेंट्स ने उन रिंग्स को इनहार्ट कर लिया और अपना सैक्रिफाइस देके पूरे रोमका के ऊपर यहाँ पे एक विंड की शील्ड तैयार कर दी ताकि एब्स इनके ऊपर हमला ना कर सके। उन्होंने यहाँ पे नेफ्रिट्स से भी वचन लिया कि वो कभी भी यहाँ पे रोमका के बाहर नहीं जाएगी। नेफ्रिट्स बस अपने पेरेंट्स का यहाँ पे वचन निभा रही है और उससे ज्यादा कुछ नहीं। वहीं पे हम नेफ्रिट्स को देखते हैं जिसे अपनी मदर के आखिरी शब्द याद आ रहे होते हैं। उसकी मदर ने उसे वादा लिया होता है कि चाहे जो हो जाए वो इस कंट्री को कभी भी छोड़ के नहीं जाएगी। और इसी वजह से नेफ्रिट्स के माँ बाप ने अपने आप को सैक्रिफाइस किया था ताकि उनके बच्चे यहाँ पे शांति से रह सके। हम फिर एल्वेस्टर को देखते हैं जो कि इसे कह रहा होता है कि एब्स किम दिन प्रतिदिन ताकतवर होते जा रहे हैं, तो हमें जितना हो सके उतने यहाँ पे रिंग्स इकट्ठा करना पड़ेंगे इससे पहले एब्स किम अपने पूरे फॉर्म में आ जाए। हेमी फिर सातों से पूछती है क्या तुम यहाँ पे प्रिंसेस के बारे में चिंता करे हो क्या। ये कहता है कि हाँ, मेरी वजह से प्रिंसेस काफी बड़ी मुश्किल में पहुंच चुकी है। वहीं पे हम देखते जेड को जो कि कह रहा होता है कि रिंग किंग की सिर्फ कहानी आई है, हम जैसे बड़े लाइफ वाले एल्फ्स को भी नहीं पता कि ये कहानी सच भी है कि नहीं। तभी यहाँ पे इसका खबरें आ जाता है जो कि इसे बताता है कि एब्स मॉन्स्टर जो है वो यहाँ पे विंड बॉल को पार करके इनके कंट्री के अंदर घुस चुकी है। इसकी ये बात सुन के ये पूरी तरह हैरान हो जाता है और कहता है कि ये कैसे हो सकता है। वही हमें बाहर यहाँ पे एब्स किंग के नाइट को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे अपनी ताकत की मदद से इस विंड बॉल को तोड़ चुका होता है और जितने एब्स होते हैं वो इनके कंट्री के अंदर घुस रहे होते हैं। वही जेड को यकीन नहीं हो रहा होता कि यहाँ पे उस बैरियर को तोड़ा भी जा सकता है जो कि इसके माँ बाप ने लगाया होता है। सीन फिर सातों और बाकी लोगों के यहाँ पे जाता है जो कि यहाँ से अब जा ही रहे होते हैं, पर तभी सातों देखता है कि यहाँ पे जितने एब्स होते हैं वो इस वॉल को तोड़ के अंदर घुस जाते हैं। और ये देखते ये लोग कहते हैं कि हमें किसी भी हाल में उस रिंग को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और साथ ही साथ इस किंगडम को भी। वही हमें किंगडम के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे एब्स आम लोगों के ऊपर हमला कर रहे होते हैं और उन्हें मार रहे होते हैं। वही हमें नेफ्रिट्स के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे यहाँ पे पेड्रियोट उसे बता रही होती है कि मॉन्स्टर यहाँ पे बैरियर को तोड़ के अंदर आ चुके हैं। तो नेफ्रिट कहते कि मेरा भाई जरूर से उनका कुछ ना कुछ कर देगा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने अपने माँ बाप को वादा किया था कि मैं इस जगह से कभी भी बाहर नहीं निकलूंगी। तो एल्डर से कहती कि अगर तुम ऐसे ही फील करती हो तो अपने आप को भी स्टोन में बदल लो ताकि तुम इस किंगडम को बचा सको। वहीं पे हमें विंड टेंपल के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे हम एब्स नाइट को देखते हैं जो कि यहाँ पे उस रिंग को लेने के लिए आ चुका होता है। तभी यहाँ पे जेड आ जाता है जो कि कहता है क्या तुम उस रिंग को निकाल के यहाँ पे तबाही मचाना चाहती हो, मैं ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दूंगा। जेड फिर यहाँ पे एब्स नाइट के ऊपर हमला कर देता है, पर ये एब्स नाइट इसे काफी ज्यादा ताकतवर होता है जिस वजह से सिर्फ एब्स नाइट की एक हमले से जेड यहाँ पे धाराशायी हो जाता है। वो कहता है कि चाहे जो हो जाए मैं अपने किंगडम को बचा के रहूंगा। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे एल्बेस्टर और बाकी लोग आ जाते हैं जो कि कहते कि लगता है हम बिल्कुल सही वक्त पे आए हैं। यहाँ पे जेड इनसे पूछता है कि तुम लोग वापिस क्यों आए, मुझे लगा तो तुम यहाँ से चले गए हो। सातों
उसे कहता है कि मैं यहाँ पे सिर्फ नेफ्रिट की वजह से आया हूँ, मैं उसकी कंट्री को उसके सामने तबाह होते हुए नहीं देख सकता। मैं पिछली बार तो यहाँ कुछ नहीं कर पाया था, पर इस बार मैं इसे हरा के रहूंगा। इसके बाद यहाँ पे गर्गियस से कहता है कि अगर तुम हार गए तो इस दुनिया का कोई सा भी फ्यूचर नहीं है, तुम्हें याद है ना? ये कहता है कि हाँ। इसके बाद यहाँ पे सातो इस एप्स के ऊपर हमला कर देता है, पर ये एप्स नाइट इससे काफी ताकतवर होता है। सातो इसका मुकाबला नहीं कर पा रहा होता। वो सोचता है कि आखिरकार मैं इससे कैसे जीतूंगा। सातो काफी बार यहाँ पे इस एप्स नाइट को हराने की कोशिश करता है, पर उसका हर एक हमला बेकार जा रहा होता है। तो यहाँ पे तभी यहाँ पे हिमे अपने रिंग को देखते हैं और कहती है कि लगता है मेरी ताकत काफी नहीं है। इसके बाद यहाँ पे नेफ्रिट्स को बुलाने के लिए चली जाती है ताकि वो उसके रिंग की ताकत यूज करके इस एप्स को हरा सके। ये फिर नेफ्रिट से बात करने के लिए आ जाती है और उसे बाहर निकलने के लिए कहती है। दूसरी ओर एल्बेस्टर सातो को कह रहा होता है कि मेरे हिसाब से अभी हमें पीछे हट जाना चाहिए, पर तभी यहाँ पे एल्डर आ जाती है जो कि इन्हें बताती है कि जो हिमे है वो यहाँ पे नेफ्रिट को बुलाने के लिए गई है ताकि उनके रिंग्स का यूज करके यहाँ पे इस एप्स को हरा सके। वही हमें हिमे को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे नेफ्रिट को कह रही होती है कि प्लीज यहाँ पे सातो से शादी कर लो, पर वो इस चीज के लिए नहीं मान रही होती है। हिमे कहती है कि अगर मैं तुमसे शांति से बात करूँ तो तुम शायद मान जाओगी। सभी लोग अपने जान को जोखिम में डालकर इस किंगडम को बचाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे इसे कहती है मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मैं अपने माँ बाप की इच्छाओं के खिलाफ नहीं जा सकती। हिमे से कहती कि जो भी प्रिंसेस यहाँ पे रिंग को होल्ड करती है ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिंग किंग को अपनी ताकत दे ताकि वो एप से यहाँ पे लड़ सके। वो यहाँ पे उस एप से लड़ रहा है ताकि वो तुम्हारे घर को बचा सके। मुझे पता है सातो काफी अजीब आदमी है, पर वो सचमुच काफी अच्छा इंसान है। ये से कहती है कि वो सचमुच यहाँ पे हमारे किंगडम को बचाने के लिए लड़ रहा है। ये कहती है कि हाँ। इसके बाद हम देखते हैं ये दोनों एक हथौड़ी को लेके यहाँ पे विंड टेम्पल के यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पे इसका भाई से पूछता है कि आखिरकार वो क्या करी है, पर ये दोनों मिलके यहाँ पे इसके माँ बाप की स्टैचू जो है वो उसे तोड़ देते हैं और उसी के साथ जो विंड वॉल होती है वो पूरी तरह यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाती है। नेफ्रिट फिर यहाँ पे सातो को किस कर लेती है और उसके साथ उन दोनों की शादी कंप्लीट हो जाती है और सातो के पास एक नई रिंग आ जाती है। पर जेड कहता है कि बिना बैरियर के इतनी बड़ी आर्मी को हम कैसे हैंडल करेंगे। तभी ये दोनों अपनी रिंग की पावर्स यूज करते हैं और उसी के साथ जितने भी यहाँ पे एप्स होते हैं वो यहाँ पे मारे जाते हैं और वो एप्स नाइट भी यहाँ पे कमजोर पड़ जाता है और मौका देख के सातो उस एप्स नाइट के ऊपर हमला कर देता है, जिससे यहाँ पे जो उसका मास्क होता है वो टूट जाता है। फिर हम देखते हैं सातो को जब होश आता है तो यहाँ पे वो कपल्स बेडरूम में होता है। उसके सामने नेफ्रिट और हेमे होती है। वो इनसे पूछता है कि मेरे पास आउट होने के बाद क्या हुआ था। उतने में यहाँ पे एल्डर आ जाते हैं जो कि इसे कहते हैं कि तुमने ये साबित कर दिया कि तुम रिंग किंग बनने के लायक हो। तभी यहाँ पे एक और लेडी आ जाती है जो कि इसे कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया इस नेशन को बचाने के लिए एप्स किंग से। यहाँ पे एक जगह बैठ जाता है और कहता है कि आखिरकार ये लेडी अब कौन है। एल्बेस्टर से बताता है कि पिछली क्वीन रोमका की ये बड़ी बहन है जिसके बारे में मैं तुम्हें बताया था। तो सातो इससे पूछता है कि आखिरकार ये यहाँ पे क्या कर रही है। एल्डर इसे बताती कि तुम्हें याद है तुमने यहाँ पे एप्स नाइट का जो मास्क है उसे तबाह कर दिया था जिससे तुम लड़ रहे थे, और जो एप्स किंग की नाइट थी वो और कोई नहीं, वो ओल्ड प्रिंसेस थी। एल्डर फिर से एक रिंग देती है और उससे कहती है कि जो ब्लैक रिंग है वो यहाँ पे इस प्रिंसेस को कंट्रोल करी थी। ये लेडी फिर इन्हें बताती है कि मेरे लवर के जाने के बाद मैं अपने आप को कोस रही थी और मैंने उस रिंग को भी फेंक दिया था, जिस वजह से जो एप्स किंग है उसने मेरे यहाँ पे एडवांटेज उठाने का फैसला किया और मुझे अपने वश में कर लिया। एल्डर फिर से बताती कि रिंग किंग के साथ लड़ने के बाद एप्स किंग को उसने हमेशा के लिए एक जगह सील कर दिया था। जो सील हुआ था वो एप्स किंग की सोल थी, ना कि उसकी बॉडी, क्योंकि उसकी बॉडी पूरी तरह तबाह हो गई थी। एप्स किंग के जो अब मिनियन है वो यहाँ पे अब इंसानों के ऊपर हमला कर रहे हैं। तो इसे कहता है अगर ऐसी बात है तो हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रिंग को इकट्ठा करना पड़ेगा, पर इसकी बॉडी पूरी तरह टूट चुकी होती है। तो यहाँ पे एल्डर उसे आराम करने के लिए कहती है। वो इसे बताती है कि तुमने काफी ज्यादा ताकत यूज कर लिया है और तुम्हारी जान सिर्फ 2 प्रिंसेस की बॉन्ड की वजह से ही बच पाई है। इसे फिर याद आता है कि अब ये 2 लड़कियों से शादी कर चुका है। नेफ्रिट फिर इसे बताती है कि रिंग किंग हमारे यहाँ पे एक हीलिंग स्प्रिंग है, तुम अगर वहां पे जाओ तो तुम्हारी बॉडी पूरी तरह हील हो जाएगी। ये तीनों फिर यहाँ पे इस हॉट स्प्रिंग पे नहाने लग जाते हैं। नेफ्रिट फिर सातो को कहती कि मुझे पता है आप दोनों का बंधन कितना ज्यादा अटूट है, आप दोनों कितना ज्यादा एक दूसरे से प्यार करते हो। ये कहती कि हाँ, सातो और मैं एक दूसरे को काफी अच्छे से प्यार करते हैं, हम दोनों रात में काफी बाहर करते हैं। तो इसे कहती है कि आप सचमुच काफी बाहर करते हो रात को। ये कहती कि हाँ, हम हर रात को एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं जितना हम एक साल में भी नहीं कर पाते। कि बात सुन के नेफ्रिट शर्मा जाती है और सातो हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिरकार ये सब ये क्या कह रही है। उतने में यहाँ पे एल्डर आ जाती है जो कि इन्हें कहती है कि हमें दिखाओ कि आखिरकार तुम एक दूसरे से कितना प्यार करती हो। ये में फिर यहाँ पे सातो की लकड़ी में बैठने की कोशिश करती है, पर सातो यहाँ कहता है कि मुझे इतनी जल्दी इतनी चीजें नहीं करनी है और वो यहाँ पे खड़ा हो जाता है, जिस वजह से उसका जो एनाकोंडा है वो
तीनों लड़कियों को दिख जाता है। वही हमें एल्बेस्टर को दिखाया जाता है जहाँ पे वो लड़की से कह रही होती है कि आपको सभी लोग ग्रेट सेज बुलाते हैं, तो इसका मतलब आपको उस आदमी के बारे में जरूर से कुछ ना कुछ पता होगा। एल्बेस्टर इसे यहाँ पे एक लॉकेट दिखा देता है जो कि यहाँ पे उसी आदमी का होता है जिससे ये प्यार क्या करती थी। ये फिर इसे पूछती कि आखिरकार ये लॉकेट आपके पास क्यों है? ये तो मैंने अपने लवर को दिया था। एल्बेस्टर इसे बताता है कि तुम्हारे लवर ने मुझे कहा कि उस लड़की को वो दर्द में नहीं दे सकता जिससे वो इतना ज्यादा प्यार करता है, इसी वजह से वो उससे दूर चला गया। अब वो अपनी लाइफ काफी अच्छे से बिता रहा है, उसने शादी कर लिया और उसके बच्चे भी हो गए हैं। वो हमेशा यही चाहता था कि तुम यहाँ पे खुश रहो। हमें फिर यहाँ पे नेफ्रिट्स को दिखाया जाता है जो कि अपने माँ बाप की ग्रेव की यहाँ पे होती है। वो यहाँ पे अपने माँ बाप से अलविदा ले रही होती है, तभी यहाँ पे जेट आ जाता है जिससे ये परमिशन ले लेती है सातो के साथ जाने के लिए, और जेट भी इस चीज के लिए मान जाता है। नेफ्रिट्स फिर सातो के यहाँ पे आ जाती है, वो उसे कहती कि वो उसके साथ जाना चाहती है। सातो कहता तुम श्योर हो ना? ये कहती कि हाँ। नेफ्रिट फिर इसे कहती कि एक ना एक दिन मैं तुम्हारी भी दुनिया में जाना चाहूंगी, जैसे कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था, तो मुझे अपनी दुनिया में ले जाओगी ना? सातो कहता है कि हाँ क्यों नहीं। हिमेश से पूछती है क्या तुमने सचमुच उससे ऐसा वादा किया था क्या? ये कहता है कि हाँ मैंने ये गलती से कह दिया था। वही हमें उस ओल्ड लेडी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे इसे कह रही होती है कि एल्डर तुम्हें क्या लगता है इस बार जो रिंग प्रिंसेस है वो यहाँ पे खुश रहेंगे क्या? या फिर मैं यूं कहूँ कि जो ओरिजिनल रिंग प्रिंसेस थी उनमें से एक। ये से कहती कि मुझे पता है इस बार का जो रिंग किंग है वो थोड़ा सा वीक लगता है, पर चिंता मत करो, मैंने ग्रेट सेज एल्बेस्टर से बात कर रखी है, उसने कहा कि उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये से कहती है कि तुमने अभी अभी उस आदमी का नाम क्या कहा जिससे हम बात कर रहे थे? ये से कहती कि उसका नाम एल्बेस्टर था। तो ये कहती ये तो उसी ट्रैवलर का नाम है जिससे मैंने प्यार किया था और वही मेरा लवर था। वही हमें दिखाया जैसा सात और बाकी लोगों को जो कि अपने आगे की जर्नी के लिए निकल चुके होते हैं। और यहाँ से जो कहानी है वो टू बी कंटिन्यू जाती है। और इस कहानी का पहला पार्ट आपको कैसा लगा गाइस प्लीज कमेंट में बताना मत भूलना, और प्लीज यार लाइक शेयर और कमेंट कर देना क्योंकि इससे यार थोड़ी वीडियो की रीच बढ़ जाएगी। और ये भी बताना मत भूलना कि ये कहानी और हमारी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो प्लीज यार कमेंट कर देना और मुझे बता देना। और बस यार जाते हुए सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा यार, इस बार मुझे आपकी बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ वीडियो में कमेंट कर देना है और जितना ज्यादा हो सके उतना लाइक और शेयर करना है जिससे वीडियो की रीच बढ़ जाएगी। क्योंकि मेरी जो अर्निंग है वो अब ना के बराबर है, अगर मैं अर्न नहीं करूंगा तो शायद ही मैं वीडियो बना पाऊंगा। तो प्लीज गाइस मुझे थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, ऐसी मैं बेहतरीन वीडियो लाती रहूंगा। बस जाते सिर्फ इतना ही कहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलता है।